सुबह देव ने घर पर फोन कर सभी को कबीर का प्रेम भरा निबंध सुना दिया था। तारा किचन में खड़ी शर्म से लाल हो रही थी और बाहर आंगन में सभी के ठहाके गूंज रहे थे। बीच बीच में सदस्यों की आवाजें भी आ रही थीं। राधा माँ, ये अच्छा किया कबीर ने, जो तारा को सबसे पहले सबसे जरूरी बात बता दी। सरला आंटी, जो कि नमन की माँ थी। कौन सी बात? राधा माँ, यही कि कबीर की बीवी का नाम तारा है। सच्ची, हमें तो पता ही नहीं था। अगर वो नहीं बताता तो हमको तो पता ही नहीं चलता ना। यह सुन सभी जोर से हंसने लगे। सरला आंटी ने थोड़ी ऊंची आवाज में कहा, तुम्हारा नाम क्या है तारा बेटा? तारा अंदर किचन में हल्के से हंसती। ये कबीर की मासूमियत मुझ पर भारी पड़ जाती है। अब रोहन की आवाज आई, कुछ भी कहो, लेकिन मेरे कबीर भाई नायाब हीरे हैं। उनके जैसा कोई और हो ही नहीं सकता। साहिबा, ये बात बिल्कुल सही कही रोहन। मौली हंसते हुए अंदर किचन में आई और तारा के कंधे पर अपना चेहरा टिकाकर बोली, लगता है कबीर से मुझे भी क्लासेस लेनी पड़ेंगी रोमांटिक बातें करने की। तारा झूठा गुस्सा दिखाते हुए बोली, तू भी तंग कर रही है अब। कबीर तेरा बेस्ट फ्रेंड है और तू उसी का मजाक उड़ा रही है। मौली हंस पड़ी, नहीं यार, मैं सच में कह रही हूँ। मतलब कितना इनोसेंटली उसने अपनी फीलिंग्स तेरे सामने रख दी। सच्ची यार, कितना क्यूट लग रहा होगा ना ये सब तुझे। हमारे कबीर की तो बात ही निराली है। तारा मुस्कुरा दी। सच कहूँ ना तो पहले मुझे भी कुछ समझ नहीं आया था, क्योंकि एक तो देर रात कबीर ने फोन किया और फिर बिना कुछ कहे ही यह सब कहना शुरू कर दिया। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है कबीर को। फिर बाद में जब मेरी चुप्पी देख खुद कबीर ने बताया कि वह मुझसे रोमांटिक बातें कर रहा था, तो मेरा तो दिल खुशी से उछलने लगा था। सच कहूँ तो कबीर का प्यार के मामले में ये भोलापन मेरे दिल को छू गया। उसने मुझे स्पेशल फील करवाने के लिए वह किया जो उसे आता ही नहीं था। मुझे तो रात भर नींद ही नहीं आई। मौली, वैसे हमारा कबीर सबसे अलग है। जहाँ दिमाग की बात आती है तो वह कितने अच्छे तरीके से सब कुछ हैंडल कर लेता है, लेकिन जब दिल की बात आती है तो कितना इनोसेंट हो जाता है। ये लड़का जरा भी नहीं बदला है। पहली मुलाकात में जब मिला था तब से लेकर आज तक ये पहले जैसा ही है। तारा, ये देव है ना, बहुत शरारती है। बिना वजह कबीर को अनरोमांटिक कहकर चढ़ा दिया था, वरना कबीर जैसा भी है मुझे बेहद पसंद है। मुझे तो उसकी हर बात पर ही प्यार आता है। उसका प्यार जताने का अंदाज सबसे अलग है। उसकी आंखों में अपने लिए बेहिसाब मोहब्बत देखी है मैंने। उसके दिल का हाल मैं जानती हूँ, बस यही काफ़ी है यार। एक बार कबीर ने कहा था कि हाँ, मैं मानता हूँ कि मुझे ऐसी रोमांटिक बातें करना नहीं आता, पर मेरा मानना है कि प्यार शब्दों से नहीं दिल से महसूस किया जाता है। उसकी यही मासूमियत, सादगी ही तो थी जिस वजह से मुझे उससे प्यार हो गया था। तभी बाहर से नमन आ किचन के दरवाजे पर खड़ा हो गया। विषय है चाय का निवेदन। मेरी भाभी का नाम तारा है। जब भी हम उनके घर आते हैं तो वो अपने हाथों से मसालेदार चाय बनाकर हमें पिलाती हैं। उनके हाथ की बनी चाय हम सबको बहुत भाती है। आज भी हम चाय का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन भाभी तो कबीर भाई के ख्यालों में गुम है। लगता है आज हमको चाय नहीं पिलाई जाएगी। भाभी से निवेदन है कि कृपया करके एक गर्मा गर्म प्याली चाय पिलाई जाए। मौली और तारा उसकी इस हरकत पर हंसने लगी। बाहर आंगन से भी ठहाकों की आवाजें आईं। तारा ने पास ही स्लैब पर रखी कलछी उठाई और बोली, आज भाभी का मन देवर जी को चाय पिलाने का नहीं बल्कि पिटाई खिलाने का है। यह सुनते ही नमन वहां से भाग गया। तारा भी उसके पीछे से मारने को दौड़ पड़ी। दोनों की भागदौड़ में घर के बाकी सदस्यों का हंस हंस कर बुरा हाल हो रहा था। मौली ने यह सब देख हंसते हुए कबीर को फोन किया। दूसरी तरफ कबीर तैयार हो क्वार्टर से निकल ही रहा था कि उसका फोन बज उठा। उसने जब मौली की कॉल देखी तो मुस्कुराते हुए कॉल रिसीव की। आज सुबह सुबह अपने इस दोस्त की याद कैसे आई? मौली, क्योंकि हमें ऐसा करने पर मजबूर करने वाले आप ही के अजीज दोस्त हैं। अब देखिए ना, आपकी मासूमियत की वजह से सभी हमारी दोस्त के पीछे पड़ गए हैं। सभी उसे तंग कर रहे हैं आपका नाम लेकर। कबीर थोड़ी हैरानी से बोला, क्यों, मैंने क्या कर दिया ऐसा? मौली, ये गुस्ताखी आपने नहीं, आपके निबंध ने की है, जो कि आपके दोस्त ने यहाँ सभी को पढ़कर सुना दिया है। कबीर साहब, यह सुनते ही कबीर के तो जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई।
वह जल्दी से वापस कमरे में भागा और अपना लिखा वो पेपर ढूंढने लगा, लेकिन वो गायब था। कबीर समझ गया कि उस पेपर को ये देव ऋषभ ले गए हैं। तभी दूसरी तरफ से मौली की आवाज़ आई। वैसे काफ़ी रोमांटिक निबंध था, सभी को बहुत पसंद आया। कबीर को एहसास हुआ कि उसके पेपर के बारे में घर में सब जानते हैं। वह हड़बड़ा उठा। वो मैं बाद में फ़ोन, काम है कहकर उसने कॉल कट कर दी और बिस्तर पर एक और बैठ अपने दोनों हाथों से चेहरे को छुपा लिया। ये लोग मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेंगे। क्या सोच रहे होंगे सब मेरे बारे में, और कैसे सामना करूंगा उनका अब मैं। पता नहीं और किस किस को सुनाएंगे ये लोग मेरा रोमांस। मौली कबीर की हड़बड़ाहट पर हंस दी। ये लो, शर्मा गए जनाब। उधर कबीर मंजीत जय के पास हॉस्पिटल पहुंचा तो देखा कि वहां पर देव ऋषभ पहले से ही मौजूद थे। चारों उसे ही देख रहे थे। उनके चेहरे पर शरारती मुस्कान देखकर कबीर को समझ आ गया कि यहाँ भी उसके कल के कारनामे की चर्चा हो चुकी है। उसने नाराज हो देव और ऋषभ की तरफ देखा तो दोनों ने दूसरी तरफ चेहरा कर लिया। कबीर, कैसे हो तुम? जय और मंजीत? मंजीत, पहले से अच्छे हैं। आज तेरी वजह से बहुत हंसे हैं हम। जय, थैंक यू सर, मुझे रोमांटिक शब्द का सही मतलब समझाने के लिए। अब मैं इस निबंध से प्रेरणा लेकर ही माही के लिए निबंध लिखूंगा, उसे जरूर पसंद आएगा। कहते हुए उसने हाथ में लगा पेपर दिखाया। कबीर पहले तो झेप कर रह गया, जिससे चारों दोस्त हंसने लगे। फिर कुछ ही पलों में कबीर ने आगे बढ़ जय के हाथ से पेपर छीन लिया और कमरे से बाहर जाने लगा कि देव और ऋषभ ने उसे पकड़ लिया। देव, अरे ऐसे कैसे हमारे शर्मीले राजकुमार, थोड़ा ठहरो तो सही। ऋषभ, यार हमको भी सिखा दो ना ऐसी रोमांटिक बातें करना। कबीर नाराज होते हुए बोला, तुम दोनों तो बात ही मत करो मुझसे। पहले घर पर सभी को बता दिया और अब यहाँ मुंह दिखाने लायक रहने दोगे या नहीं? अब जो समझ आया लिख दिया, पर तुम लोग तो पीछे ही पड़ गए। वह दोनों दोस्तों से खुद को छुड़ा जैसे ही दरवाजे की तरफ बढ़ा कि सामने से सिन्हा सर आते दिखे। उन्हें देख कबीर ने फटाफट से पेपर थामे अपने हाथ को पीछे कर लिया। सिन्हा सर ने मंजीत से उसका हालचाल जाना, फिर जय की तरफ देखा। जय जैसे ही कुछ बोलने को हुआ कि सर बेरुखी से बोले, तुमसे क्या पूछना, दिख ही रहा है कि ठीक हो। सिन्हा सर कबीर से कुछ काम की बात करने लगे। जय सोचने लगा कि प्यार में मुझे पापड़ नहीं बेलने पड़े थे, लेकिन लगता है ससुर जी को मनाने के लिए ये काम करना ही पड़ेगा। पता नहीं क्या बिगाड़ा है मैंने इनका। अरे बच्चा अब शरारत नहीं करेगा तो कब करेगा। थोड़ी देर बाद सिन्हा सर का ध्यान कबीर के पीठ पीछे किए हाथ पर पड़ा। ये पीछे क्या छुपा रहे हो? यह सुनते ही कबीर के चेहरे का रंग लाल हो गया और इधर उधर देखने लगा। नहीं सर, कुछ नहीं। चारों दोस्त हंसी रोके उन दोनों को देखने लगे। सिन्हा सर शरारत भरे लहजे में बोले, लगता है तारा से रिलेटेड कुछ है, तभी तुम्हारे चेहरे का रंग बदल गया है। कबीर की जुबान लड़खड़ा उठी। मैं नहीं तो। ऋषभ ने जल्दी से आगे बढ़कर कबीर के हाथ से पेपर छीन सिन्हा सर को दे दिया। सर, कबीर ने पहली बार रोमांटिक बातें लिखी हैं तारा के लिए, आप भी देखिए ना। कबीर हैरान सा ऋषभ को देखता रह गया। ऋषभ ने उसे ऐसे देख इग्नोर कर दिया जैसे उसे कोई फर्क ही ना पड़ता हो। सिन्हा सर चौंके। अपने कबीर ने? इस भोले ने रोमांटिक बात लिखी हैं? देव हंसी रोकते हुए बोला, जी सर। सिन्हा सर, ये तो अजूबा ही हो गया, फिर तो मुझे पढ़ना ही चाहिए। कबीर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वह वहां से जाने लगा कि सिन्हा सर ने थोड़ी सख्ती से कहा, चुपचाप यहीं खड़े रहो मेजर। कबीर वहीं रुक गया। सिन्हा सर ने पेपर पढ़ा और कबीर की तरफ देखने लगे। कबीर नजरें नीचे किए खड़ा हो गया। सिन्हा सर कुछ वक्त तक तो अपनी हंसी पर काबू रख सके, फिर आखिरकार हंस ही पड़े। उन्हें हंसते देख बाकी दोस्त भी हंसने लगे। कबीर के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान तैर गई। सिन्हा सर ने पेपर फोल्डकर वापस कबीर की जेब में रख दिया। तुम्हें क्या लगता है मेजर, कैसा था ये? कबीर, बुरा था सर। सिन्हा सर, इतना भी बुरा नहीं था वैसे तो, लेकिन तुमने तो नया ही ट्रेंड शुरू कर दिया है निबंध लिखने का। शुक्र मनाओ कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे प्यार में पहले से ही पागल है, वरना इसे पढ़कर तो पक्का हो जाती। सिन्हा सर हंसते हुए वहां से चले गए। कबीर ने ऋषभ को घूरते हुए देखा। मिल गई कलेजे को ठंडक या और कुछ बाकी है? ऋषभ, अभी तो बस शुरुआत है कबीर साहब, अगर मुझे सुकून नहीं मिलेगा
तो मैं भी किसी को सुकून से जीने नहीं दूंगा। किसी का उधार नहीं रखता मैं, फिर चाहे प्यार हो या फिर तकरार। ऋषभ ने चारों को एक एक कर घूरा। अगर किसी ने भी मेरे साथ लुका छिपी का खेल खेलने की कोशिश की तो उसे ऐसी भूल भुलैया में उलझा दूंगा कि बाहर निकलने के लिए तरस जाओगे। याद रखना, यूं ही नहीं मैं रावण कहलाता हूँ। देव, मंजीत और जय के माथे पर अब चिंता की लकीर आ गई। ऋषभ पूरे टशन के साथ बाहर निकलने को हुआ कि कबीर मुस्कुराते हुए बोला, क्यों भाई, लुका छुपी तो तूने भी बहुत खेली है ना हम लोगों के साथ, फिर इतना क्यों तिल मिला रहा है? अभी तो ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन अगर कभी खेलने का मन हुआ भी तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। होगा तू रावण, लेकिन जीत हमेशा राम की ही होगी, समझा? ऋषभ कबीर को घूरने लगा। प्यार बहुत करता हूँ तुझसे, मेरा भाई और दोस्त दोनों है तू, वरना कोई टिक नहीं पाता मेरे आगे। एक बार देव और मंजीत ने मिलकर कोशिश की थी, पर क्या हुआ? कबीर, मेरी भी यही मजबूरी है ऋषु, और देव मंजीत को तो तू इसलिए हरा पाया क्योंकि तेरे पास मेरा चेहरा था, और यही इनकी कमजोरी साबित हुई। वरना यहाँ हम पांचों में से कोई भी किसी से कम नहीं है। सबकी अपनी खासियत है। रही बात तेरी, तो तू भी जानता है कि मेरी इजाज़त के बिना तू कुछ भी नहीं कर सकता। ऋषभ, जानता हूँ, लेकिन याद रखना, शादी तो मेरी तेज से ही होगी, और वो भी मेरी माँ के आशीर्वाद से। रही बात तुझे मनाने की, तो वो तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। कबीर हाथ बांधकर खड़ा हो गया। अच्छा, तो कैसे मनाएगा मुझे? ऋषभ, देख, कई तरीके हैं मेरे पास। जैसे पहले तो मैं तुझे गले से लगाकर एक झप्पी दे दूंगा। कहते हुए उसने कबीर को गले से लगा लिया। देव, मंजीत और जय हंसने लगे। कबीर गंभीर होने का नाटक करते हुए बोला, इससे नहीं माना तो? ऋषभ, तो मैं तेरे गुदगुदी कर दूंगा। ऋषभ कबीर के गुदगुदी करने लगा तो कबीर ने उसके हाथ पकड़ लिए। मैं नहीं मानूंगा। ऋषभ ने अपने हाथ हटा लिए और उसके गालों को फिर से पकड़कर खींच दिया। तो ऐसे मना लूंगा। कबीर, मैं ऐसे भी नहीं मानूंगा। ऋषभ, तो मैं रो दूंगा, और मुझे पता है कि तू हम में से किसी को भी रोते हुए नहीं देख सकता। लास्ट में माँ तो है ही, जिनकी बात तू कभी नहीं टाल सकता। जय, ऋषभ सर, रोकर तो दिखाइए जरा। ऋषभ, अच्छा, चुपचाप लेटा रहे, वरना तुझे ही रुला दूंगा। जय अब चुप हो गया। ऋषभ ने कबीर की तरफ देखा और शरारती मुस्कुराहट के साथ गुनगुनाते हुए वहां से चला आया। देख सकता हूँ मैं कुछ भी होते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए। उसके जाने के बाद चारों दोस्त मुस्कुराकर एक दूसरे को देखने लगे। ऋषभ हॉस्पिटल से बाहर की तरफ निकल ही रहा था कि सामने सुनी और राशि को कुछ डॉक्टर्स के साथ खड़े देखा। वह सभी से कुछ बातें करके हंस रहे थे। ऋषभ ने सुनी को बोलते देखा तो मन ही मन सोचने लगा, यहाँ देखो कैसे बातें हो रही हैं मोहतरमा की, और मेरे टाइम पर बोलती बंद हो जाती है। अब तो मनौती मांग कर मेरी किस्मत ही पनौती कर दी इस लड़की ने। एक हफ्ता बिना बोले कैसे गुजारूंगा, कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। कभी कभी तो लगता है कि मेरा हाल भी तारा जैसा हो जाएगा। जैसे उसका पति भूला चिड़ा है, वैसे ही मेरी तेज भी भूली चिड़िया है। सुनी ने जब दूर खड़े ऋषभ को देखा तो उसने सुनी को अपनी तरफ आने का इशारा किया। सुनी ने इस डर से उसे इग्नोर कर दिया कि कहीं ऋषभ उससे सच ना उगलवा ले, और वो ऋषभ की कसम को तोड़ना नहीं चाहती थी। ऋषभ अब मासूम सा चेहरा बनाकर सुनी की ओर देखने लगा। कुछ वक्त तक तो सुनी ने उसे नज़रअंदाज किया, लेकिन फिर खुद को रोक नहीं सकी। वह ऋषभ की तरफ जाने को बढ़ चली कि राशि ने टोका, किधर जा रही है? सुनी ने उसे सब कुछ कह सुनाया। राशि की नज़र अब सुनी को एकटक देखते ऋषभ पर पड़ी तो जानबूझकर सुनी के सामने खड़ी हो गई ताकि ऋषभ उसे ना देख पाए। सुनी, हम 2 मिनट में आते हैं। राशि, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सर मासूम चेहरा बनाकर तुझे जाल में फंसाने वाले हैं। सुनी, लेकिन यार। राशि, चुप कर, तू देख ही मत सर की तरफ। सुनी अपने दिल पर पत्थर रखकर रुक गई। ऋषभ कुछ ही पलों में राशि की हरकत समझ गया और गुस्से से बड़बड़ाने लगा। सबसे पहले तो इस चंट सहेली को सबक सिखाया जाएगा। एक बार घर में आ तो जाए, फिर मोहल्ले भर की आंटियों को उसके पीछे लगा दूंगा। तब पता चलेगा इसे कि इसके जेठ जी को परेशान करने का क्या अंजाम होता है। पहले तेज को तो मिल लूं। कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि राशि भी उसे ना रोक पाए। कुछ वक्त बाद सुनी की नज़र ऋषभ पर पड़ी तो उसे देखकर दंग रह गई।
वह किसी लेडी डॉक्टर के साथ बातें कर रहा था। दोनों एक साथ बड़े खुश लग रहे थे, लेकिन यह देख सुनी को जरा भी अच्छा नहीं लगा। वह कुछ वक्त तक दोनों को घूरती रही। ऋषभ ने बातचीत के दौरान सुनी की तरफ देखा तो सुनी ने उसे वहां से जाने का इशारा किया, लेकिन ऋषभ ने उसे इग्नोर कर दिया। यह देख सुनी हैरान रह गई। उसने 2-3 बार और इशारा किया, लेकिन ऋषभ उसे ऐसे दिखा रहा था जैसे उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि सुनी कहना क्या चाहती है। ऋषभ उस डॉक्टर को अपने साथ लेकर एक ओर चला गया। यह देख सुनी को अब और बर्दाश्त नहीं हुआ तो उस ओर जाने लगी कि राशि ने टोका, कहाँ जा रही है? सुनी, ऋषभ सर के पास। राशि, तू नहीं जा सकती, समझा कर यार। सुनी, नहीं, इस बार हम नहीं रुकेंगे। वह राशि के मना करने के बावजूद ऋषभ के पीछे चली गई। Bye.